नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ अपडेट। और आज नाक कान गले की बीमारियों और उसके निवारण के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सावरमल भाजिया जी, जो कि बालाजी हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार अतुल जी। सीजनल एलर्जी, सबसे पहले उसी से बात कर लेते हैं, क्योंकि आदमी सबसे ज़्यादा अगर परेशान होता है तो एलर्जी को लेकर होता है। मौसम चेंज होता है, उसी तरीके से एलर्जी उसमें गले में भी उसको प्रॉब्लम होती है, जुकाम भी होता है। ये क्या है बेसिकली, क्या टर्म है? जो आप सीजनल एलर्जी की जो बात कर रहे हैं, ये कुछ टाइम से थोड़ा कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे गर्मियों का मौसम ख़त्म हो गया, सर्दियाँ चालू हो रही हैं, या बारिश का मौसम हो रहा है। स्पेसिफिकली जो स्प्रिंग मौसम होता है उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये एलर्जियाँ कुछ पर्टिकुलर टाइम पे होती है। तो उस टाइम पे जो एलर्जेंस होते हैं, जैसे अभी अपन बात करें तो समर्स के बाद, मतलब विंटर के बाद में जो स्प्रिंग का मौसम आ ये है, तो स्पेसिफिकली अपन जयपुर के बारे में बात करें अभी, तो जयपुर में एक पेड़ पाया जाता है जिसको बंदर की बाटी कहते हैं। चिरबिल के नाम से वो पेड़ होता है, जो स्पेसिफिकली अपने सेंट्रल पार्क एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी आप पेरीफेरी में भी देखेंगे तो वहाँ मिलता है ये। हालांकि ये वैसे एक औषधीय प्लांट है, बट इससे एलर्जी बहुत कॉमनली पाई जाती है। और ये एलर्जी जो पेड़ थे वो छोटे थे, कुछ सालों में इन्होंने अच्छा एक बड़ा रूप ले लिया है, पेड़ ने अच्छा पेड़ बन गया है। तो इसकी वजह से ये जो नियर बाय का जो एरिया होता है अपना सेंट्रल पार्क के पास का सिविल लाइन, और उसका जो बीज होता है वो जब सूखता है तो उससे जो प्रांकण्स बनते हैं, जो अपन पोलेंस बोलते हैं, उससे बहुत मोस्ट कॉमनली एलर्जी होती है। आप अभी अगर न्यूज़पेपर का भी आपको देखेंगे, आप अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी देखेंगे, तो ये 2021 से तो रेगुलर गाइडलाइन आती है कि फरवरी मार्च के अंदर कि इस पेड़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और ये आउटब्रेक होता है जयपुर के अंदर, मतलब जैसे दो तरीके के होते हैं। जैसे अभी कोविड हुआ था तो कोविड को पेंडेमिक बोला। पेंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर वो बीमारी का इफेक्ट आता है। एपिडेमिक बोलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई बीमारी जैसे फैलती है, जैसे हैजा कोई एक पर्टिकुलर गांव में किसी जगह फैला तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। ऐसे ये एपिडेमिक आउटब्रेक होता है जयपुर के अंदर इस एक पर्टिकुलर पेड़ की वजह से। तो सीजनल जो एलर्जी होती है वो पर्टिकुलर मौसम में होती है, वो पर्टिकुलर पोलन से या पर्टिकुलर कोई पेड़ है उससे वो होती है। जैसे गेहूं की कटाई होती है तो उस टाइम के ऊपर भी जो पॉलेंस बनते हैं उससे भी एलर्जी बनती है कुछ लोगों को, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है। आप मेडिसिन लो, वो सबसाइड रहती है। फिर जैसे वो एलर्जेंस आपके एनवायरनमेंट से निकल जाते हैं तो आपकी एलर्जी ठीक हो जाती है। एक कुछ लोगों में एलर्जी होती है जो परमानेंट एलर्जी होती है, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस अपन बोल सकते हैं। तो वो जो डिजीजेज होती हैं वो बॉडी का रहता है। वो बहुत सारे जो कॉमन जो एलर्जेंस होते हैं जो आपकी डेली रूटीन से कभी एक्सक्लूड नहीं हो सकते, जैसे हाउस माइट है, हाउस डस्ट है, इनसे जिसको एलर्जी है, डस्ट एलर्जी जिसको अपन बोलते हैं, वो जो एलर्जी होती है वो सीजनल नहीं, वो पूरे मंथ पूरे ईयर, वो हल्का सा भी कहीं घर में आपने झाड़ भी वो उसके एक्सपोजर में आएगा तो उसको वो सिम्टम्स डेवलप होंगे। छींके आना, नाक से पानी बहना, नाक का बंद हो जाना, फिर उसकी वजह से गले में खिचखिचाहट रहना, आंखों में जलन होना, आंखें लाल होना, ये सारे सिम्टम्स अपने को एलर्जी की तरफ इंडिकेट करते हैं कि ये एलर्जी है। और इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी है और सभी डॉक्टर्स अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ की कि हमें कैसे अवेयर करना चाहिए आम पब्लिक को, और क्या हमें गाइडलाइन उनके लिए रखनी चाहिए ताकि कम से कम मेडिसिन के बाद में भी हम उसको एलर्जन से बचा करके जो अवेयरनेस होती है आम पब्लिक में वो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो उस पर काम कर रहे हैं। एक वर्ड आपने काम में लिया था, कोविड। कोविड के बाद आपको लगता है कि इसके अंदर और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है एलर्जीज को लेके या नाक कान गले की बीमारियों को लेकर? कोविड के बाद में हाँ, मतलब एलर्जी में तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, वो नहीं है। बट हाँ, कान नाक गले की बीमारी के बारे में अगर बात करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जैसे मैं कहूँ कि कॉमन कोल्ड जो अपन हर आदमी समझता है कि भाई नॉर्मली जुकाम हो जाता है 3 दिन में ठीक हो जाता है, आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखो, गर्म पानी पियो, ठंडे से बच करके रहो, तो वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। तो वो आजकल देखने को नहीं मिल रहा है। आजकल जो कोविड के बाद में जो पैटर्न चेंज हो गया वो 7 से 10 दिन तक वो रहता है कि मतलब मिनिमम 10 डेज उसमें लग रहे हैं ठीक होने के अंदर। एंड कुछ सिम्टम्स इंक्रीज भी हो गए, जैसे बॉडी एक बहुत लंबे टाइम तक उसमें रहता है। इवन फीवर भी कुछ लोगों में मतलब बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है, जो कॉमन कोल्ड के अंदर जो जनरली नहीं होता था। ये ऐसे कुछ चीज़ों में चेंजेज आए जो एक्चुअली जो कॉमन कोल्ड होता है वो कुछ
वायरसेस की वजह से रहता है। राइनो वायरस हुआ, एडिनो वायरस हुआ, तो इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ। तो जैसे तो ये भी समय के हिसाब से। हाँ, मैं एग्जैक्टली वही कहना चाह रहा था कि इनमें भी म्यूटेशंस हो रहे हैं। मतलब कोविड भी एक H1N1 जो ब्रीड था, मतलब उसका एक जेनेटिक्स था, उसकी वजह से। तो ऐसे ही इन्फ्लुएंजा के इनके जो वायरसेस हैं उनमें भी कहीं ना कुछ म्यूटेशंस हो रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो 3 to 5 डेज में अपनी जो कॉमन कोल्ड ठीक होनी चाहिए थी, वो कुछ लंबी चल रही है एंड फीवर के साथ में भी प्रेजेंट कर रही है। एक चीज़ और भी है, जिस तरीके से आपने कहा कि ये अलग अलग मौसम के हिसाब से, मौसम जैसे बदलता है उसके हिसाब से बरसात के मौसम में और ज़्यादा दिखता है, क्योंकि बरसात के मौसम में जिस तरीके से पानी पानी का ख़राब होना और उसके बाद गले को अंदर खराश होना, गले में खराबी आना और ये सब, उस टाइम में आपको नोज़ इन्फेक्शंस और गले के इन्फेक्शन तो बरसात के मौसम में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बरसात के मौसम में जनरली थ्रोट इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है या ईयर इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। ईयर इन्फेक्शन का जो और थ्रोट इन्फेक्शन का जो मोस्ट कॉमन कारण, जो अगर अपन रेनी सीजन में बात करें तो थोड़ा गंदा पानी हर जगह अवेलेबल रहता है, और फिर वो कहीं ना कहीं अपने हाथ से टच होना, फूड के थ्रू वो अपने जो खाने में जो जाता है, तो उसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और ईयर इन्फेक्शन में क्या रहता है कि आपका अगर पर्दा खराब है, कान में छेद है, या कान की ऑलरेडी कोई पुरानी बीमारी है, तो या फिर फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत कॉमनली, जो ओटोमाइकोसिस अपन कहते हैं, कान में फंगस हो जाना, वो बहुत कॉमन बारिश के मौसम में अपने को देखने को लगता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में मॉइस्चर रहता है और एयर को अपन जैसे कुछ थोड़ा भी गंदगी अगर उसके अंदर है तो उस पर आपको मॉइस्चर की वजह से फंगस को ग्रो करने के लिए अच्छा मीडिया मिल जाता है। तो इसकी वजह से ये अपने को बहुत कॉमनली जो फंगल इन्फेक्शन है वो अपने को देखने को मिलता है। और जो मवाद आना कान से, जिसको अपन सीओसम कहते हैं, तो उसका भी यही कारण बनता है कि थोड़ा भी अगर मॉइस्चर है तो आपका जो मिडिल ईयर होता है, जो कान का जो अंदर का हिस्सा होता है जिसके अंदर आपके में जनरली म्यूकस बनता रहता है, तो वो इन्फेक्शन पकड़ता है और उसकी वजह से फिर कान का बहना वापस स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ कारण बनते हैं जो आपको रेनी सीजन्स में इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। कान का अगर आपका पुरानी बीमारी है, आपको फंगल इन्फेक्शन बहुत रेगुलरली रहता है, तो आपको कॉटन लगा करके कान को रखें, या थोड़ी भी ईचिंग अगर आपको फील हो रही है कि कान में ईचिंग हो रही है, तो आपको एंटी जो भी डॉक्टर्स हैं आपके, उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपको उचित परामर्श दे सकें। समर के मौसम में अक्सर नाक के अंदर हल्की सी इचिंग होना, उसका चिपकना और ये सब होना, उसको कैसे क्योर किया जाए? उसके लिए देखो, नाक को मॉइस्चर रखना ही एक उसका इलाज होता है। मॉइस्चर रखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मतलब आप फ्रिक्वेंटली पानी से, ठंडे पानी से नाक को साफ कर रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा वो तरीका रहता है। और कुछ मेडिसिन जैसे बनी हुई है, सलाइन जेल बना हुआ है या सलाइन नेजल ड्रॉप्स आती हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्रस्टिंग की प्रॉब्लम है तो आप वो कॉमनली यूज कर सकते हैं उन चीज़ों को। इन मतलब इन्हीं चीज़ों से आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना होता है। एक और चीज़ जो है, न्यूबॉर्न बेबी जिसके बारे में हम बात करते हैं, उनको उनको इन तीनों चीज़ों से कैसे अवेयर किया जाए, उनके पेरेंट्स को कैसे अवेयर किया जाए कि वो उसको बहुत तरीके से ध्यान दे सके इसमें? न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें एनाटोमिकली बहुत डिफरेंस होता है अपने से, कि जैसे कान का और नाक का जो कनेक्शन होता है, यूस्टेशन ट्यूब जिसको बोलते हैं, वो बहुत शॉर्ट होती है। नाक का भी जैसे अपन करें तो वो नाक का और जो मुंह का गले का जो कनेक्शन होता है, उसमें जो सॉफ्ट पैलेट जो होती है, पैलेट होती है, उसका जो मूवमेंट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना अपना होता है। तो उसमें रिगर्जिटेशन के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के अंदर अपन दूध ही पिलाते हैं तो लिक्विड होता है, तो उसको ट्रेवल करना और आसान होता है। तो उसके लिए सबसे आसान जो ध्यान रखना होता है वो होता है कि हमेशा बच्चे को ऊपर की तरफ टिल्ट करके ही फीडिंग करानी चाहिए, कि उसका सिर का जो हिस्सा होता है वो ऊपर रहना चाहिए, ताकि बच्चा जो भी सोलो कर रहा है, जो भी दूध पी रहा है, जो भी लिक्विड ले रहा है, वो गले में अंदर जाए, यूस्टेशन ट्यूब की तरफ या नाक की तरफ वो ट्रेवल ना करे। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचाया जा सकता है बच्चे को। बच्चों में ही एक सबसे बड़ी जो अक्सर देखी जाती है एज के हिसाब से, उनको करीब करीब थ्रोट के इन्फेक्शंस बच्चों को बहुत जल्दी होते हैं, और उसके कारण ये होता है कि शायद उनकी वो खाने की हैबिट या आइसक्रीम्स या चॉकलेट्स खाने के कारण, इसके कारण थ्रोट इन्फेक्शन। बिल्कुल। देखो, जो जंक फूड का आप नाम ले रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली खाने का जो बच्चों में एक बहुत कॉमन कोज है जिसकी वजह से उनको
थ्रोट इन्फेक्शन और जो गले की बीमारियां हैं वो बहुत कॉमनली होती हैं। उसी के साथ में स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है, स्कूल में जैसे बच्चों का जो भी हैबिट होती है साथ में खेलना, एक बच्चे में है तो बहुत कॉमनली स्प्रेड होती है ये, क्योंकि जो भी गले की बीमारियां होती हैं वो आपके नियर बाई होने की वजह से भी एरोजेंस के थ्रू भी आपके वो स्प्रेड करते हैं। पानी भी एक बहुत बड़ा कारण है। पानी तो डेफिनेटली देखो कारण है ही। आपको अगर शुद्ध पानी और साफ पानी नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली पानी में तो बैक्टीरिया टॉन्सिल्स भी उसी के। नहीं, टॉन्सिल्स का जो मोस्ट कॉमन कारण होता है, टॉन्सिल्स देखो वैसे बहुत यूजफुल चीज़ होती है बॉडी के अंदर। ये 6 to 8 11 ईयर्स तक मोस्ट कॉमनली ग्रो करते हैं और ये एक लिम्फेटिक टिश्यू होता है जो बॉडी में इम्यूनिटी बनाने का काम करता है। इसको जिस बॉडी में जो ओरल कैविटी होता है उसके अंदर एक रिंग शेप में ये होता है, जीभ के पीछे भी टॉन्सिल्स होते हैं, फिर गले में टॉन्सिल्स होते हैं, नाक के पीछे टॉन्सिल्स होते हैं, उनका अलग अलग नाम है, इसको वेल्डर्स रिंग अपन बोलते हैं। तो वो मोस्ट कॉमनली बच्चों में जो होता है वो एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के काम में आती है। बट अगर इसमें फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन होता है तो ये स्वेलअप हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं साइज में, एंड रेगुलरली एंटीबायोटिक और ये सब यूज करने की वजह से इनमें बायोफिल्म बन जाती है, मतलब जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्ट हो जाता है आपके एंटीबायोटिक से। तो उसकी वजह से ये जो बच्चों में होता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली होने लग जाता है, और उसका जो कारण बनता है वो जंक फूड और आपको जो कोल्ड फूड है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक और ये सब आप लेते हो तो उससे बहुत कॉमनली आपको वापस इसका थ्रोट का जो टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन है वो वापस फ्लेयर अप होता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच्चों को बचाना चाहिए ताकि बड़ों में भी होता है वैसे टॉन्सिल्स। बड़ों में कम होता है क्योंकि 11 साल के बाद में, 11-12 साल के बाद में इसकी जो यूज होता है वो कम हो जाता है। बट होता है बड़ों में, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो खासकर उनको खाने पीने पे ध्यान रखें। बिल्कुल उसी से बचाया जा सकता है, उनसे बचाओगे तो, क्योंकि देखो यूजफुल चीज़ है। आप उनको टॉन्सिल से आपको इम्यूनिटी बनाने का काम कर रहा है तो उनको आप ऐसा नहीं कि आप बहुत नॉर्मली कि ऑपरेट करके निकाल दो। उसका एक गाइडलाइन होती है, एक तरीका होता है कि कब कितना, मतलब बॉडी पे उसका इफेक्ट ज़्यादा और बेनिफिट कम है तो ही उस पर अपन सर्जिकल इंटरवेंशन। जिस तरीके से आपने कहा वो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करता है, अगर आप बोल रहे हैं अगर वो निकाल देंगे तो बाद में इफेक्ट्स नहीं आएंगे बॉडी में। इसी यही तो मैंने कहा ना कि वो कैलकुलेट किया जाता है, वो समझा जाता है कि इसको कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है और उसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सिर्फ टॉन्सिल्स के अंदर कंस्ट्रिक्टेड है तो ही अपन उसको रिमूव करते हैं। तो और ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉन्सिल ही आप में इम्यूनिटी बना रहा है, वो आपको इन्फेक्शन भी दे रहा है। तो दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ें, तो अगर इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो यूजफुल ज़्यादा है तो अपन उसको मेडिसिन पे रखते हैं, और लगता है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उतना बेनिफिट उसको रखने से नहीं हो रहा है, तो उसको रिमूव करने का प्रोसीजर रखा जाता है कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। एक टर्म और आती है साइनस, जिसके लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और अक्सर वेदर चेंज होने पर भी और वैसे भी साइनस से परेशान है। व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? साइनसेस क्या होते हैं कि जो अपनी नोज है उसके चारों तरफ कुछ एयर पॉकेट्स हैं जो अपने फेस की, जो चेहरे की जो हड्डियां उनमें बनी हुई हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं मेनली। जो मैक्सिला होती है वो अपने यहाँ पे पाया जाता है, फिर इथमॉइड्स होते हैं वो जो आँख के बीच का और नाक वाला पार्ट होता है वहाँ होता है, एंड जो आईब्रोज जहाँ आती हैं वहाँ पे फ्रंटल साइनस होता है। इनका मोस्ट कॉमन काम जो होता है, साइनसेस क्यों होते हैं बॉडी के अंदर, जो अपन सांस लेते हैं तो जो अपन एयर इनहेल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर और उसका मॉइस्चर जो है वो, और जो बॉडी में अपने को लंग्स में जो मॉइस्चर अपने को चाहिए उसके साथ में, ताकि वो आपके जो एल्विलाई है उसके थ्रू इन्फिल्ट्रेट कर सके, तो उसमें जो उसका मॉइस्चर बनाना, टेम्परेचर कंट्रोल करना, उसके लिए ये मोस्ट काम में आते हैं। आपकी एयर अंदर जाती है, वो उसमें सर्कुलेट होकर के फिर अंदर उसमें वो जाती है, तो वो उसके लिए ये यूज़फुल चीज़ें होती हैं। भगवान ने जो कुछ भी बनाया, जैसे अपना बॉडी स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ ना कुछ उसका यूज़ होता है। बट इसमें आपके ब्लॉकेज हो जाना या कोई इन्फेक्शन हो जाना उसकी वजह से, या इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाना, जो जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि एलर्जी की वजह से ये ज़्यादा बहुत कॉमन होने लगा है। तो एलर्जी की वजह से जो साइनस है उनकी जो म्यूकोज है वो स्वेलन हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर अपने को परेशानी फील होना शुरू होती है। एक और टर्म आती है कैंसर की, जो खासकर गले में कैंसर देखा जाता है, ओरल कैंसर देखा जाता है, और ये सब इसके पीछे क्या कारण है? देखो इसका मोस्ट कॉमन कारण तो जो है वो टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग है। तो टोबैको स्मोकिंग है, वही बहुत मोस्ट कॉमनली कोज इसका रहता है। बाकी और आपकी बैड ओरल हाइजीन है, उनकी वजह से भी ये होता है अपने को। तो जो इसके अंदर जो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि डेफिनेटली आपको स्मोकिंग से तो बचना ही चाहिए, तंबाकू से बचना ही चाहिए, आपकी ओरल हाइजीन अच्छी होनी चाहिए,
तो ये जो कुछ कारण बनते हैं उनसे अपने को बचाव करना चाहिए ताकि अपन इनसे बच सकें। थायराइड का इशू भी होता है उससे? थायराइड का इशू जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेट होता है कि थायराइड अपने बॉडी के अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करती है, और इसका जो थायराइड का जो सिक्रेशंस होता है उसका वो जो कारण बनता है। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की कारणों की वजह से उसके अंदर गांठें बन जाना या छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाना, फिर उन पॉकेट्स का अपन अगर जो भी अपने को स्वेलिंग दिख रही है या बहुत ज़्यादा थायराइड बन रहा है, उन चीज़ों का अगर अपन क्योर नहीं करते तो धीरे धीरे ये चीज़ें थायराइड कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो थायराइड कैंसर इज काइंड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड। उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं? थायराइड कैंसर के इफेक्ट्स यही हैं कि पूरी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए आपकी बॉडी में थायराइड का लेवल नॉर्मल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थायराइड कैंसर के अंदर आपको या तो थायराइड नहीं बनेगा या आपको ज़्यादा बनने लगेगा, तो वो दोनों ही चीज़ों में आपको वो तकलीफ देगा। आपको भूख कम लगने लगेगी, वेट लॉस होने लगेगा, आपकी हार्ट बीट तेज होगी, या जो आपका बीपी इंक्रीज होने लगेगा। फीमेल्स के अंदर अपन बात करें तो इनफर्टिलिटी बहुत कॉमनली हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में देखने को मिलती है। इरेगुलर मेंसेस रहेंगे आपको, तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो थायराइड की इरेगुलरिटीज़ की वजह से आपको होते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि अगर हम डीप इम्प्लांट की बात करें, जो आपको जो बहरे इंसान है और उनकी बात करें, तो ये किस तरीके से पूरा लोग बहुत सी बार जानना भी चाहते हैं डीप इम्प्लांट को लेके, उसका क्या फ़र्क है? देखो, जो बचपन से जो बहरापन है अपन जिसकी बात करेंगे, डीप चाइल्ड जिसकी बात कर रहे हैं, तो आज तो उसका बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। कोक्लियर इम्प्लांट बहुत कॉमनली हर सिटी हर शहर में हो रहा है, बशर्ते है कि उसको अपन टाइम पे डायग्नोज कराएं, और उसके लिए अवेयरनेस पेरेंट्स की होना बहुत ज़रूरी है कि माता पिता को ये पता चले कि हमारा बच्चा सुन नहीं रहा है। तो उसको घर पे डायग्नोज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें आप नोट कर सकते हो कि आप पता चलता है कि बच्चे को कम सुनाई दे रहा है। फिर आप ENT कंसल्टेंट से आप उसका जो भी डायग्नोसिस वो जैसे बहरा है उसमें हम देखते हैं कि जो आवाज़ उसके कान तक जा रही है वो सिर तक ब्रेन स्टेम तक जा रही है नहीं जा रही है। तो उसका एक पूरा पाथवे होता है, उसमें कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे उसका वो जो हमारा जो स्टिमुलेशन है वो कहाँ ब्रेक हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका सब चीज़ों का ट्रीटमेंट बना हुआ है। तो घर पे अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जैसे छोटा बच्चा है 3 महीने 8 महीने का 9 महीने का, तो जनरली 9 महीने के बाद में बच्चा कहीं से आवाज़ आ रही तो उसकी तरफ सिर टिल्ट करने लगता है। जैसे आपका बच्चा लेटा हुआ टीवी चालू किया आपने, टीवी की एकदम से आवाज़ आई तो बच्चा अपनी गर्दन घुमाएगा। अगर वो ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको सुनाई में दिक्कत है। ऐसे ही कहीं एकदम से तेज़ आवाज़ हो गई, कोई बम फटा, मतलब जैसे अपन करते हैं, तो या कोई चीज़ तेज़ी से गिर गई तो बच्चा उसका उसके लिए भी रेस्पॉन्ड करता है क्योंकि वो आवाज़ उसके कान तक ब्रेन तक जाती है। तो अगर ऐसा नहीं है, तो अगर ये चीज़ें नोट हो रही हैं आपको, तो आपको बच्चे को डायग्नोज कराना चाहिए कि कहीं मेरे बच्चे में बहरापन तो नहीं है, और टाइम पे डायग्नोज होने पे अच्छा इलाज होता है इसका। ये तो बात हुई बच्चों में, एक ओल्ड एज में भी सुनना कम हो जाता है, उसके पीछे क्या कारण है? ओल्ड एज में जो मोस्ट कॉमन कारण बनता है उसका रहता है कि नस का कमज़ोर हो जाना, जिसमें सुनने की नस कमज़ोर हो जाती है। तो वो एज रिलेटेड इफेक्ट होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। या फिर इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप में जैसे एक तो किसी में 70 ईयर्स के आदमी को कम सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसा भी होता है कि 50-55 की एज में भी आपको कम सुनाई दे रहा है। तो ऐसी एज के अंदर कुछ कोरिलेशंस होते हैं कि अगर आपका बीपी कंटिन्यू हाई रहता है, या आपको डायबिटीज़ है बट वो अनकंट्रोल्ड है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रह रहा है, या आप कंटिन्यू किसी लाउड साउंड के एक्सपोजर में रहते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में आप काम करते हैं तो नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस भी आपको होता है। तो ये कुछ कारण बनते हैं जिनको डायग्नोज करके और इनको दूर किया जा सकता है। और विटामिन्स की कमी की वजह से, विटामिन B12 D3 की कमी से भी आपको सुनाई में कमी देना शुरू होता है। तो इन सब चीज़ों को डायग्नोज करके दूर किया जा सकता है। आजकल का जो यूथ है वो हाई वॉल्यूम साउंड सुनने पसंद करता है, कान में ईयरपोड्स लगा के या घंटे घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक वो सुनता है, फ़ोन फ्रिक्वेंटली कान पे लग के काम होता है। आपको लगता है इससे भी दिक्कत आती है? बिल्कुल इससे दिक्कत है। और जो ईयरफोन यूज कर करके या हेडफोन यूज करके और लाउड साउंड के ऊपर म्यूजिक सुनते हैं या क्लासेस लेते हैं, तो उससे डेफिनेटली आपकी हियरिंग पे प्रॉब्लम होती है। और लंबे टाइम तक ये यूज करने की वजह से आपको कॉमनली देखने को मिला होगा कि सिर में दर्द भी रहने लगता है। तो ये डेफिनेटली आपको जो
तेज़ आवाज़ है वो तो इफ़ेक्ट कर ही रही है, लंबे टाइम तक फ़ोन पे बात करना, फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करना, उसकी वजह से भी आपको दिक्कतें रहती हैं। रेडिएशंस इफ़ेक्ट आपके ब्रेन पे और सुनाई पे दोनों पे पड़ता है इसका। एक और चीज़ है, शायद वो सवाल आपसे संबंधित ही है कि कान के अंदर कुछ बैलेंस बिगड़ता है तो आदमी को चक्कर आने लगते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, उसको टिनिटस की फॉर्म बोलते हैं। नहीं, नहीं, टिनेटस तो जो रहता है वो आप डिफरेंट है, परंतु कान का कुछ फॉर्म है जिसके अंदर कहा जाता है कि उसके कारण चक्कर आना है, उसको चलने में बैलेंस बिगड़ना है या जो भी है, तो ये क्या फॉर्म है? ये कान का जो तीसरा हिस्सा होता है, कान देखो 3 पार्टों में बना होता है, जो बाहर अपने को दिख रहा है उसको एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। फिर इसके बाद में अंदर मिडिल ईयर होता है, जिसके अंदर सुनने की, जो आपने कॉमनली सुना होगा कि सुनने की हड्डी होती है, तो 3 हड्डियाँ होती हैं, जिसके थ्रू आपकी जो वॉइस होती है वो ट्रैवल करके इनर ईयर तक जाती है। इनर ईयर के 2 पार्ट होते हैं, वेस्टिब्यूल और लेबिरिंथ। जो उसमें क्या होता है कि आपका जो कोक्लिया और वेस्टिब्यूल जो होते हैं, तो उसमें जो कोक्लिया होता है वो सुनने का काम करता है, वेस्टिब्यूल जो होता है वो आपके बैलेंस का काम करता है। इसलिए कहते हैं कान एक सेंसरी ऑर्गन है। तो उसके अंदर जो 3 नलियाँ होती हैं, जो आपके तीनों परपेंडिकुलर होती हैं, तो उसके अंदर जैसे भी आपका हेड टिल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर मूवमेंट होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें, और उस फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है वो आपका ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कि अभी आपकी बॉडी किस साइड टिल्ट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को कैसे बैलेंस बनाना है। तो जब इसके अंदर प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से चक्कर आने लगता है कि आपका जो हेड मूवमेंट है वो, और जो आपके उसका जो स्टिमुलेशन ब्रेन तक जा रहा है उसके अंदर डिफरेंस आने लगता है, तो उसकी वजह से आपको चक्कर आने लगते हैं। टिनिटस इज डिफरेंट, टिनेटस जो आपको होता है वो जो कॉक्लिया से रिलेटेड है, वो आवाज कंटिन्यू आपको आवाज सुनाई देने लगे। अलग अलग तरीके की आवाजें आना, वो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक अलग वो अलग है, उसमें आपको कंटिन्यू सुनाई देती है। दोनों रिलेटेड भी हैं, दोनों सिम्टम्स आपको साथ में भी हो सकते हैं, तो बट वो दोनों पार्ट अलग अलग है। वर्टाइगो, जो चक्कर आते हैं उसको वर्टाइगो। वर्टाइगो और ये सब अपने तरीके से, यार वर्टाइगो की थोड़ी सी साइकोलॉजी डिफरेंट है या वही सेम ही है? नहीं, वर्टाइगो के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से एक कारण है कान के अंदर तकलीफ होना, बाकी ब्रेन की वजह से भी हो सकता है, सर्वाइकल की वजह से भी आपको वर्टाइगो होता है। तो ये कारण हो सकते हैं, बीपी ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से भी आपको चक्कर आने लगते हैं, हाई लो बीपी में भी आपको चक्कर आने लगते हैं। तो वर्टाइगो के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक है कि कान के अंदर जो एक चीज और पूछना चाहूंगा, वो चीज मैंने भुगती है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। सेरेब्रल इंफार्क्ट के बाद ये टिनिटस और वर्टाइगो बढ़ा, वो भी एक कारण है उसका? उसके कारण बढ़ता है। देखो, जो टेनेटस और वर्टाइगो है वो डेफिनेटली आपकी जो एट्थ नर्व होती है, जो सुनाई की नस जिसको बोलते हैं, उसी से होता है, वो आपके ब्रेन स्टेम तक जाती है। आपका जो भी फाइनल जो चीज़ आपको समझ में आती है वो ब्रेन स्टेम से ही निकल करके आती है। तो इसका पाथवे जो जहाँ से शुरू होता है, ईयर से शुरू होकर के ब्रेन स्टेम पे खत्म होता है, उसके बीच में कहीं पे भी आपके इस पाथवे के अंदर तकलीफ होगी तो वो डेफिनेटली दोनों सिम्टम्स डेवलप करेगी। इस नस के ऊपर गांठ हो जाएगी तो भी आपको ये दोनों सिम्टम्स होंगे, जिसको अकोस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं अपन। 8वीं नर्व की जो उस पर अगर गांठ बन जाती है उसको अकोस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं। तो उसकी वजह से भी आपको वर्टिगो भी होगा, टेनेटस भी होगा। तो इसी वजह से जैसे सेरिब्रल पाल्सी अगर अपने को रहती है तो उसमें कहीं ना कहीं इस नस के ऊपर जो भी इन्फ्लामेशन या इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर्ड होती है, तो उसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स बनेंगे। एक और बच्चों में एडनोइड्स को लेके भी बहुत सारी बातें होती है, वो क्या चीज़? देखो, एडनोइड भी एक लिम्फेटिक टिश्यू है जो बच्चों में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि टॉन्सिल्स एक रिंग रूप में होते हैं। तो जो टंग के ऊपर होते हैं उसको लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलते हैं, जो गले में होते हैं उनको टॉन्सिल बोलते हैं। एंड वही लिम्फेटिक टिश्यू नाक के पीछे की तरफ नेजोफेरिंक्स में पाया जाता है, उसको अपन एडेनोइड बोलते हैं। तो ये जो एडेनोइड होता है वो नाक के पीछे की तरफ, जो कान की जो दोनों यूस्टेशन ट्यूब खुलती है अपनी नेजोफेरिंक्स में, उसके बीच में होता है। तो इसमें अगर इन्फ्लामेशन होता है या एक नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ा ही हो जाता है इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से, तो ये यूस्टेशन ट्यूब को ब्लॉक करता है और जो नेजोफेरिंक्स का जो एयर पाथवे होता है उसको ब्लॉक करता है। तो ये नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ में, और बच्चे के कान में सुनाई नहीं देता है या कान में बहुत तेज़ दर्द होना, इन सिम्टम्स के साथ में बच्चा प्रेजेंट करता है। कुछ बच्चों के साथ में ऐसा भी रहता है कि जैसे रात को आप देखोगे तो मुंह खोल करके सोता है, तो उसका भी मोस्ट कॉमन कारण जो होता है वो एडेनोइड हाइपरट्रोफी ही होता है। और एडेनोइड हाइपरट्रोफी एक आपके जो उस टाइम पे बच्चा बहुत न्यूरोलॉजिकली और मेंटली ग्रो कर रहा होता है, तो उसके लिए भी बहुत यूज़फुल होता है कि अगर आपका एयर पाथवे अच्छा रहता है तो बच्चा फिजिकली और मेंटली ज़्यादा अच्छे से ग्रो और स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अगर आप
नोट कर रहे हैं आपका बच्चा मुंह खोल करके सोता है, तो आपको डेफिनेटली ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका एडिनोइड की वजह से उसको ये तकलीफ है, तो उसका उचित उपचार आपको करना ये आपने एक अच्छा सवाल फिर खड़ा हो गया इसमें, मुंह खोल के सोने, मतलब सांस लेने वाली बात जो ये बड़ों में भी देखी जाती है। कभी कभार लगता है कि उनकी नाक बंद हुई या जुकाम हुआ या उस समय तो उनको मुंह से सांस लेने की आदत हो जाती है, ऐसा है? देखो, नाक जब भी बंद होगी तो डेफिनेटली आपको सांस तो मुंह से ही लेना होगा। तो अब बट काम क्या वो होता है, अपने को डिस्कशन का पॉइंट जो रहता है कि नाक बंद क्यों हो रही है, उसके क्या क्या कोज हो सकते हैं। एक जुकाम की वजह से हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, और एक परमानेंट नाक बंद है, नाक की बीच की जो हड्डी होती है जिसको सेप्टम अपन बोलते हैं, उसमें टेढ़ापन हो जाना या लगने की वजह से नाक के अंदर कोई सूजन हो जाना, हीमेटोमा हो जाना, ये ऐसा कुछ कारण है आपके नाक बंद होने का, तो उसका आपको अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना होता है। तो जो भी आपका जो स्नोरिंग भी इसी से पैदा होती है? स्नोरिंग, देखो आपका जो ओरोफेरिंक्स से लेकर के और नाक का मतलब एक्सेल तक का जो पाथवे बनता है, एयर पाथवे, उसमें कहीं पे भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है आपको, वो नाक में हो, नेजोफेरिंक्स में हो, ओरोफेरिंक्स में हो, तो वो आपको स्नोरिंग रहेगा उसके अंदर। मतलब स्नोरिंग का जो कोज बना वो रहा कि आपको एयर पाथवे के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको खराटे आएंगे, स्नोरिंग रहेगी। अब वो किस लेवल पे है उसके अकॉर्डिंग आपका उपचार किया जाएगा। क्या विशेष रूप से ध्यान देना कुछ खान पान को लेके ईएनटी के लिए, या और कुछ ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए ताकि इन बीमारियों से सबसे बचा जा सके? एलर्जन से पहले तो फर्स्ट ऑफ थिंग तो एलर्जन से बचना चाहिए बच्चों को, ताकि जो भी एलर्जी रिलेटेड जो बीमारियां वो बच्चों में डेवलप ना हो। फिर आपको जंक फूड से बचना चाहिए, ठंडा नहीं खाना है फ्रिक्वेंटली। आपको कोल्ड फूड से बहुत बचना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए ताकि आपको थ्रोट इन्फेक्शन से आप बच सको। टोबैको से आपको दूर रहना चाहिए, आप कैंसर से, ताकि आप जो भी ओरल कैंसर, लंग कैंसर, इनसे आप बच सको। और डेफिनेटली हेल्दी फूड तो आपको खाना ही चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़, बहुत सारी बात, कोविड के बाद मास्क ज़्यादातर लोगों ने काम में लिए थे उस समय, और आज भी बहुत सारे लोग मास्क पहन के निकलते हैं, तो ये सब सेफ? ये सेफर साइड ही लोग यूज कर रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि जो कॉमन कोल्ड के भी जो वायरसेज है उनमें भी कहीं ना कहीं म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो वो भी बहुत कॉमनली स्प्रेड होते हैं। जैसे कि पहले की तरह ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन में आपकी जुकाम ठीक हो रही है। एंड अभी जैसे कि पोल्यूशन आप देख ही रहे हो कि पॉल्यूशन तो है ही सबसे बड़ा कारण। आप आज तो गाँवों तक भी पोल्यूशन पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली उन सब से बचने के लिए ये पब्लिक ने मास्क को अडेप्ट किया है, और ये अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आप अपने आप को बीमारी से बचा सको, और अगर आप इन्फेक्टेड हो तो आप दूसरों को बीमारी दोगे नहीं। तो ये थे डॉक्टर सांवरबल बाजिया जी जो हमें बता रहे थे नाक कान गले की बीमारियों के बारे में, और किस लिए हो रही है उसके बारे में भी उन्होंने बताया, और उसके निदान क्या है उसके बारे में भी बताया। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बनने के लिए। धन्यवाद आप सभी।